जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के इस खास कार्यक्रम में। और आज मेरे साथ मौजूद है एक खास मेहमान जो आज हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अमीश शर्मा जी। प्रारंभ पर जिनको आप सुनते हैं और बेहतरीन विश्लेषण उनका आता है। बहुत स्वागत है अमीश जी। जय हिंद, नमस्कार। अंबर जी नमस्कार, सभी दर्शकों को भी प्रणाम जी। अमीश जी, एक मुद्दा जो मैं आपके साथ आज जिस पर चर्चा करना चाहती थी वो ये कि हम देख रहे हैं कि एसआईआर हमारे देश में चल रहा है। उसके बाद अब परीसीमन यानी कि डिलिमिटेशन और फिर अब सेंसस भी। ये सारी तीन अगर हम बड़े काम देखें मोदी सरकार के लिए, चाहे हम आंतरिक या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू, किसी भी हम ओवरऑल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप इसको कितना बड़ा एक कार्य मानते हैं मोदी सरकार का, और साथ ही साथ इसका क्या परिणाम हमें ऑन ग्राउंड नजर आने वाला है? बिल्कुल अंबर जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने सामने रखा है। देखिए, मैं इसे अलग-अलग काम या अलग-अलग जो सरकार कर रही है, मैं उस लिहाज से नहीं देखता हूँ। अगर आप देखेंगे आगे चल के, अभी कुछ मिनटों के बाद ये क्लियर होगा दर्शकों को भी, मैं इसे एक सीरीज ऑफ एक्टिविटी मानता हूँ और सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड। हम लोग मध्यम परिवार से आते हैं और सोचने का जो तरीका है, अगर वो मध्यम वर्गीय हो तो उदाहरण फिर वो बड़े आसानी से समझ में आते हैं। आप ये बताइए, हम लोग भी एक घर अगर मान लीजिए बनाते हैं और बढ़िया घर बनाना चाहते हैं, हमारा गार्जियन, तो वो क्या गिनती करता है? हमारे घर में कितने मेंबर हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए स्टडी का कमरा चाहिए, कितने हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ बहू हैं तो उनको एक सेपरेट कमरा चाहिए। फिर उन सारे बच्चों के लिए अटैच्ड बाथरूम्स भी हों तो बड़ा बेहतर है, पूजा का एक कमरा चाहिए, मेहमानों के लिए कमरे, ये सारी कवायद। यानी हमें एक अच्छा सुविधाजनक रहने लायक जहां सब प्यार मोहब्बत से रहें, तो हमें उस एक घर को बनाते समय इतनी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, उसको ऑन अकाउंट लेके चलना पड़ता है और तब जाके वो घर बनता है। फिर उसमें ये होता है कि कोई रात को अचानक ये नहीं पूछता कि भाई मैं कहाँ सोऊं बगल में चटाई दबा के, ऐसा नहीं होता। आप ये सोचिए, 140 करोड़ की आबादी के देश में अगर कोई प्लानिंग बनानी है तो आपको नंबर्स पता होने चाहिए कि कितने लोगों के लिए प्लानिंग बनानी है, योजनाएं कितने लोगों के लिए तैयार करनी है। आपको एक नंबर्स चाहिए और करेक्ट नंबर चाहिए। अब ये बात आती है कि प्लानिंग के लिए एक फिगर आपको चाहिए, लेकिन वो जो नंबर्स हैं उनमें कोई पड़ोस के घर का नहीं है अवैध रूप से घुसा हुआ, आपको ये भी इंश्योर करना है। ये इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब है। दूसरा, आप सबको बराबर रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि नहीं, ये एक मसला। अभी मैं आगे एक दो पॉइंट और गिना के फिर बताऊंगा कि कैसे मैं इसको सीरीज ऑफ इवेंट के तौर पर देखता हूं। उसके बाद आप बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से जनता अपनी जनप्रतिनिधि को चुने और वो जनप्रतिनिधि अपनी उस जनसंख्या जो उसे चुन के आती है उसकी सेवा कर सके। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक आदमी के जिम्मे हमने 1 करोड़ लोगों को सौंप दिया है। अब इन सारी चीजों को आप बताइए कि किसी भी देश या किसी एक परिवार के लिए आवश्यक तत्व है कि नहीं है? सरकार भी यही कर रही है। जब आप एनआरसी शुरू करते हैं तो आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे लोग कितने हैं। इसी काम को आगे बढ़ाता है सेंसस। फिर आपको ये पता लगता है कि हमारे कितने लोग किस हालत में हैं, चाहे वो एजुकेशन वाइज हो, चाहे वो स्वास्थ्य के लिहाज से हो, चाहे वो सुविधाओं के लिहाज से हो। हम कहते रहे हमने 50 करोड़ सिलेंडर दे दिए, लेकिन सेंसस वो तरीका है जो निकाल के देगा कि नहीं, अभी भी इतने करोड़ लोगों के पास गैस नहीं है, इतने सारे लोगों के पास ये सुविधाएं नहीं हैं। तो ये सेंसस से निकल के आएगा। अब उसी के साथ एक और सीरीज ऑफ इवेंट आप देख लीजिए। 33% वुमेन्स रिजर्वेशन ये पहले ही लोकसभा में करा के रख लिया था और अभी राज्यसभा में हुआ है। इसका क्या अर्थ है कि 272 इस देश की संसद में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन 272 का होगा।
272 महिला सांसद होंगी। अब 272 महिला अगर सांसद होगी तो 500 प्लस सांसदों के बीच में ये कैसे एडजस्ट होंगी? इसके लिए एडवांस्ड प्लानिंग 2025 में परसिमन ड्यू था। कायदे से ये लग रहा था कि ये परसिमन अभी 2027, 28 या 29 के पहले या 29 के बाद होगा। लेकिन जिस तरीके से वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को राज्यसभा में भी पास करा लिया सरकार ने, वो अब सरकार की ये मंशा बताता है कि सेंट्रल विस्टा में 900 प्लस संसद सदस्यों को बैठने की इमारत ही नहीं बना ली नरेंद्र मोदी सरकार ने। तो इसका मतलब यह है कि 29 से पहले और काफी पहले, मैं इसे 27 में यूपी इलेक्शन के आसपास होता हुआ देख रहा हूं। और यही वजह है कि अभी पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ का एक जुमला, जो गोरखपुर के सांसद हैं रवि किशन, उनके साथ एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। उसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से देखा। उन्होंने कहा कि हो सकता है रवि किशन अगली बार सांसद न रहे, ये सीट जो है महिला की हो जाए। तो इसका अर्थ है कि अगर हल्के फुल्के अंदाज में ही सही सरकार के इतने जिम्मेदार और 25 करोड़ आबादी वाले एक मुख्यमंत्री के मुंह से इस तरह की चीजें निकल रही हैं, तो सरकार के अंदर की प्लानिंग, और हमें तो अब साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज आप जोड़ लीजिए, वो सारे इवेंट्स आप जोड़ लीजिए। पहले सेंट्रल विस्टा तैयार करना, परसिमन ऑलरेडी ड्यू है उसको कराना, उससे पहले 33% महिला रिजर्वेशन के बिल्स राज्यसभा के और लोकसभा दोनों हाउसेस से पास करा लेना। अब एसआईआर, आप मुझे ये बताएं कि किसी भी देश में उस देश की सरकार या उस प्रदेश की सरकार वहां की आवाम चुनेगी, इससे पवित्र बात, इससे सुंदर बात, इससे अच्छी बात और क्या हो सकता? कुछ नहीं हो सकता। मैं कहूं कि नहीं, मैं अंबर जी जिस सोसाइटी में रहती हैं उस सोसाइटी की मीटिंग में मैं आके वोट करूंगा और ये डिसाइड करूंगा कि उनके यहाँ सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए, वाटर सप्लाई में कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए? नहीं, ये मेरा कंसर्न नहीं है। तो ऐसे में आप देखिए, एनआरसी पहले इनिशिएट करना, फिर जब लगा कि इस देश में ऐसे तमाम गिरोहबाज हैं जो एनआरसी के नाम पर दुनिया भर की अफवाहें फैला सकते हैं। हमारे यहाँ एक बहुत स्वनामधन्य एलओपी है, उनकी पूरी एक पार्टी है, उनका पूरा एक इकोसिस्टम है जो कि हर बात पे परेशान हो जाता है, और सिर्फ परेशान ही नहीं होता, अफवाह फैलाता है, सड़कों पर अराजकता करने का प्रयास कराता है, हालांकि उनके मंसूबे कभी सफल नहीं हो रहे। तो ऐसे में आपने पहले मतदाता सूची का शुद्धिकरण और पवित्रीकरण का काम लिया। अंबर जी, जैसे एसआईआर शुरू हुआ था, मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा भैया ये एनआरसी हो रहा है एसआईआर के नाम से। लोगों ने कहा करे 18 साल से नीचे वाले तो इसमें काउंट ही नहीं होंगे। अरे हमने कहा भाई पहले आपने मोटा छन्नी लगा के कंकड़ पत्थर निकाल लिए, अब आपके पास बचे कौन हैं? अगर आज के एसआईआर में 18 साल से नीचे वाले बच्चों को जोड़ दिया जाए तो आप मुझे ये बताइए, सरकार के पास एक ऐसी एनआरसी तैयार है कि नहीं तैयार? आप मुझे बताएं। 18 साल के बच्चे जो ड्रॉप आउट नहीं है स्कूलों से, उनका फिगर, उनका डेटा ऑलरेडी सरकार के पास है स्कूलों के जरिए। जो ड्रॉप आउट नहीं है उनका सेंसस में आ जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए, एसआईआर से 18 साल से बालिग और इस देश के सभी जिम्मेदार नागरिकों की सूची सरकार के पास, सेंसस के बाद पूरी जनसंख्या सरकार के पास, इन दोनों डेटा को क्लब करके अगर एक साथ रख दिया जाए तो एनआरसी हो गई, बधाई हो। इस देश में एक नेशनल सिटीजन रजिस्टर तैयार है, कभी भी सरकार उसे उठा के पब्लिश कर देगी। तो ये एक सीरीज ऑफ इवेंट ये बताता है कि इसका अंतिम पड़ाव कहां है अंबर जी, वो मैं आपको बता। वन नेशन वन इलेक्शन इस सरकार का प्राइम एजेंडा है, और वो एजेंडा इसलिए मैं तो अपने राहुल भैया को, उनके इकोसिस्टम को सलाह देता हूं कि कूद के फूल माला चंदन लेके मोदी जी का स्वागत करिए, वो कहिए हाँ प्रभु वन नेशन वन इलेक्शन करा लो। क्योंकि फिर आप ये नहीं कहेंगे कि बालाकोट इसलिए किया क्योंकि इलेक्शन जीतना था, फिर आप ये नहीं कहेंगे कि फ्यूल के प्राइजेस और गैस के एलपीजी के प्राइजेस इसलिए नहीं सरकार बढ़ा रही है क्योंकि वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और फलाने फलाने जगह के इलेक्शन। अरे भाई एक बार लड़िए, एक मोदी, आप सब इकट्ठे, और एक फायदा और होगा,
ये जो अलग अलग चुनावों में इंडी अलायंस भिंडी अलायंस अलग अलग हो जाता है। आज देखिए केरल में इंडी अलायंस कहाँ है, अपने ही के साथ लड़ रहा है, वेस्ट बंगाल में, बिहार में इससे पहले हमने देखा। तो ये समस्या भी समाप्त हो जाएगी। अकेले मोदी से लड़ने के लिए उस समय तो सब एक हो जाते हो ना, तो फिर एक होके लड़ लोगे, मोदी को हरा दोगे। अंततः ये पूरा सीरीज ऑफ एक्टिविटी आपको वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ ले जा रहा है। और ये सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं है। भूतपूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब के चेयरमैनशिप में वन नेशन वन इलेक्शन की एक कमेटी, उसके सुझाव आ चुके हैं, उनके इंपॉर्टेंट बिंदु आ चुके हैं, पब्लिक डोमेन में है। वीडियो देखते देखते अगर दर्शक चाहें तो गूगल कर लें, वो मिल जाएगा। तो ये अपने सिटीजन रजिस्टर को दुरुस्त, सरकार कौन चुनेगा इसको दुरुस्त, महिलाओं का बराबर रूप से रिप्रेजेंटेशन, और परसिमन के बाद 900 से ऊपर लगभग 826, अगर मैं गलत नहीं हूं, मुझे याद आता है कि 826 की लोकसभा हो जाएगी। तो ये एक बराबर रिप्रेजेंटेशन होगा। जनप्रतिनिधि के पास एक अच्छा खासा ऐसा नंबर होगा जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जिसमें वो काम करेगा। कॉन्स्टिट्यूंसीज बढ़ेंगी तो निश्चित तौर पर जो एक अवधारणा है कि छोटा जिला क्यों बनाया जाता है, छोटे स्टेट क्यों बनाए जाते हैं, डेवलपमेंट के लिहाज से, एक्सेस के लिहाज से, तो ये बताता है कि एक वेल प्लान्ड मॉडल सरकार का चल रहा है, जिसमें वो सीरीज ऑफ एक्टिविटीज को करते करते वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ ले जा रहा है। जी। यहाँ से मैं आपसे एक और बात जानना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये कि एनआरसी पाकिस्तान जैसे देश के पास भी है, भारत के पास टेक्निकली अभी भी नहीं है आज की डेट में 2026 एज वी स्पीक। और साथ ही साथ जो डिलिमिटेशन या परिसीमन की हम बात करें, क्या इससे नॉर्थ साउथ जो डिवाइड है उस पर कोई प्रभाव पड़ते हुए आप देखेंगे? देखिए, नॉर्थ साउथ डिवाइड है ये तो राहुल भैया को ही दिखाई देता है। ये अलग बात है कि भारत बहुसंस्कृतियों का देश है। जब आप और हम ये कह के अगराते हैं अपने आप में कि अरे हमारा भारत मल्टी कल्चर्ड है, तो भाई मल्टी कल्चर्ड है तो फिर मल्टी टाइप की परेशानियां भी होंगी, दुराव भी होंगे। 50 के दशक में हिंदी के खिलाफ चला आंदोलन, उसी साउथ में, उसी तमिलनाडु में, बाद में वो हेट्रेट की तरफ बढ़ा। सबसे बड़ा दंश ये है हमारे देश का, अंबर जी, कि एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज से हमारे यहाँ भौगोलिक बंटवारे नहीं किए गए आजादी के बाद। भाषा के नाम पर हमने स्टेट बनाया, हमने नदियां और पानी के हिसाब से स्टेट बनाया, कभी हमने एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट नहीं बनाया। सबसे रिसेंट उदाहरण मैं दे दूं, जो कि दर्दनाक उदाहरण है। 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस जल्दीबाजी में तेलंगाना को अलग किया गया आंध्रा से कांग्रेस सरकार द्वारा, आप सोचें कि आज भी आंध्रा और तेलंगाना के संबंध सही नहीं हुए। एक और उदाहरण आपको देता हूं, असम के साथ नॉर्थ ईस्ट का नागालैंड और मेघालय, इन दोनों स्टेट्स को जब क्रिएट किया गया, आज भी बॉर्डर्स के विवाद हैं विद इन दी स्टेट। मैं कांग्रेसी को सिस्टम ताना मारता है कि आप हर बात के लिए नेहरू को जिम्मेदार, मैं जा ही नहीं रहा प्रभु। मैं बांग्लादेश बॉर्डर पर भी नहीं जा रहा, जहां पर 5 गांवों के बदले अपने 1 दर्जन से ज्यादा गांव की अदला बदली करके और सीमा फिक्स की नरेंद्र मोदी ने। आपने नरेंद्र मोदी को हर घर शौचालय बनवाने से लेके, हर घर पानी पहुंचाने से लेके, हर तरफ बॉर्डर की समस्या भी दूर करने की जिम्मेदारी सौंपी है। फिर कहते हैं आपकी हमने देश बनाया। तो ये जो हेट्रेट है, इसको कैरी कौन करता है? ये वही राहुल गांधी है ना, लोकसभा के चुनाव में कहते हैं कि साउथ के लोग सिविलाइज्ड होते हैं और नॉर्थ के लोग बदेश और उद्दंड होते हैं। ये डिवाइड कौन कर रहा है? अमेठी, जिसने आपके बाप दादाओं और आपकी दादी जी को, आपकी माता जी से लेके आपके चाचा जी, सबको भर भर के वोट करती रही, आप एक चुनाव हारे और वायनाड चले गए। ये क्या बताता है? तो देखिए, ये जो परसीमन होगा, परसीमन के बाद जो नंबर्स हैं, मैं अभी तुरंत वो डिटेल नहीं रख पा रहा हूं, हालांकि मेरे पास वो डेटाज हैं। कुछ प्रदेशों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा लोकसभा में, कुछ का घटेगा। ये सब होगा किस आधार पर? आबादी के आधार पर होगा। आबादी के आधार पर अगर रिप्रेजेंटेशन होता है तो इससे बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंटेशन कोई और नहीं हो सकता।
हम क्यों इस चक्कर में पड़े कि नहीं, पुडुचेरी से हमें 150 एमपीज चाहिए? क्यों चाहिए? नहीं चाहिए। तो बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनका सेंसस के बाद परसीमन जब होगा तो उस परसीमन से एक्चुअल नंबर निकल के आएगा, और बहुत सी ऐसे प्रदेश हैं जहां सांसदों की संख्या बढ़ेगी, इंक्लूडिंग तमिलनाडु। कुछ की घटेगी, ऐसा नहीं है कुछ की घटेगी भी नहीं एग्जिस्टिंग से। तो मुझे लग रहा है कि ये प्रॉपर बैलेंस होगा और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर होगा। पहला तो ये। दूसरा, आपने कहा कि पाकिस्तान के पास भी एनआरसी है, हमारे पास आज भी एनआरसी नहीं है। अभी मैंने जो बताया वो जुगाड़ वाला एनआरसी है, एसआईआर से एक फिगर ले लिया, ड्रॉप आउट वाले बच्चों को माइनस करके स्कूल से ले लिया। मैंने तो ये बताया कि सरकार जुगाड़ भी रख रही है। लेकिन अंबर जी, पाकिस्तान के पास आधा मोर्चा नहीं है। पाकिस्तान के पास आधा मोर्चा नहीं है। न आधे मोर्चे की संतुष्टि की राजनीति करने वाली नकारात्मक पार्टियां कांग्रेस जैसी और हमारे एलओपी नहीं है। वरना आप मुझे ये बताइए, हमारे घर में कितने लोग हैं, इसकी जानकारी रखना और इसको गलत बताना, ये तो कोई अवैध व्यक्ति ही करेगा ना भाई। कोई अवैध व्यक्ति ही यह कर सकता है कि नहीं नहीं एनआरसी की कोई जरूरत नहीं। काहे नहीं जरूरत है भैया? आप अपने 10 जनपद का दरवाजा खोल दीजिए और मैं आके, वहां के सारे कमरे होंगे, कुछ जरूरत से ज्यादा कमरे आपके पास होंगे। मैं जब भी दिल्ली एनआरसी आया करूंगा तो 10 जनपद में रुका करूंगा। लेकिन वहां तो इंदिरा भवन में आप पत्रकारों को घुसने नहीं देते, चाय कॉफी नहीं पीने देते। मौसमी बता रही थी अभी पिछले दिनों। सवाल ये है कि अगर आपकी नीयत में अवैधता नहीं है तो फिर आप एनआरसी जैसे कामों का विरोध क्यों कर सकते हैं भाई? बल्कि एक बार में सीए जैसे प्रोविजन का विरोध आप करिए, क्योंकि आपको अपीजमेंट की राजनीति करनी, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप करिए, वो एक जेन्युइन तरीका बनता है कि नहीं भाई। लेकिन एनआरसी, एसआईआर का विरोध आप करेंगे? और मैं आपको बताऊं, अब इस देश की जुडिशरी भी हमारे सो कॉल्ड विपक्ष की इस तबीयत को पहचानने लगी है। आप अकेले एसआईआर में ममता बनर्जी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट आज की डेट में, ऐतिहासिक रूप से मैं कह रहा हूं, भारत के इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट आज एक संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन की कस्टोडियन के रूप में काम कर रही। सिर्फ कस्टोडियन के रूप में काम करते हुए हौसला, स्वतंत्रता, काम करने के तरीके यही नहीं दिया, मैन पावर भी दिया। 700 से ऊपर जुडिशियल ऑफिसर्स लगा रखे हैं। उड़ीसा से मंगा के दिया, झारखंड से मंगा के दिया। तो निश्चित रूप से चाहे एसआईआर की पवित्रता हो, मतदाता सूची की पवित्रता हो, एनआरसी जैसे काम हो, तो आपको फिर उस बीच से रास्ता निकालना पड़ता है। नरेंद्र मोदी को पता है वो कितने मोर्चों वाले भारत को चला रहे हैं और चलाने की जिम्मेदारी उनके पास। लेकिन नरेंद्र मोदी ये भी जानते हैं कि मैं 140 करोड़ इस देश की किसी भी ताने बाने को अचानक बहुत हैमरिंग करके और लेके चलूंगा तो यह उन करोड़ों करोड़ों मतदाताओं के भरोसे को कमजोर करना होगा जिन्होंने उन्हें तीसरी बार मैंडेट दिया है। तो जब बड़े पतीले में चावल पकता है ना, तो उसको जरा ठंडा करके परोसना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है कि सरकार उसी नीति पर चल रही है। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि ये विपक्ष सामान्य विपक्ष नहीं है। जो 2014 के बाद भारत में पॉलिटिकल अपोजिशन आपको दिखता है, हमको दिखता है, ये कोई सामान्य राजनीतिक विपक्ष नहीं है। यह देश के विरोधी तत्वों के साथ कदम से कदम, कंधा से कंधा मिला के चलने वाला राजनीतिक विपक्ष है। यह देश में बांग्लादेश, अरब स्प्रिंग, नेपाल सब कुछ कराने वाले मानसिकता के धनी राजनीतिक विपक्ष का देश है। लेकिन उसी के साथ आप यह भी देखिए कि 2024 का लोकसभा चुनाव आते आते एक तरफ नरेंद्र मोदी को तीसरी बार मैंडेट देती है इसी देश की करोड़ों जनता, तो उसी के साथ 99 का स्कोर इस देश के उस नकारात्मक राजनीतिक विपक्ष को भी देती है।
तो आप मुझे ये बताइए, अगर बीच का रास्ता निकालना। ये बीच के सवाल पे आप आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी अवनीश जी कि या तो 400 के पार की बात हो रही थी या फिर 300 यानी कि 250 भी नीचे नीचे आ गए। कहीं ना कहीं जो जिस विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, लोगों की मानसिकता के साथ खेल तो जाते ही हैं और अपना काम तो कर ही जाते हैं, क्योंकि चाहे सीएनआरसी का मुद्दा हो, जिस तरह से हमने देखा शाहीन बाग में दिल्ली में क्या कुछ हंगामा नहीं मचा। मैं टीवी डिबेट्स पे जाती थी, कहाँ-कहाँ से मुसलमान महिलाएं आती थी, वो रोती थी, कहती अरे हमको निकाल दिया जाएगा, हमारे बच्चे हमसे छूट जाएंगे, हमें कंसंट्रेशन कैंप में डाल देंगे, हमें हमारे वोटिंग राइट छीन लेंगे, हमारी जायदाद छीन लेंगे। क्या मतलब लोगों में पैनिक क्रिएट किया और ये करने में बार-बार कामयाब हो जाते हैं। तो एक तो ये है कि एक साइकोलॉजिकल जो वॉरफेयर है वो जीत जाते हैं, कहीं न कहीं असर तो ग्राउंड पे होता ही होता है। और साथ ही ये बात भी है कि जिस तरह से ये चीज़ें कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि अब जाकर जनता को समझ में आ रहा है? साथ ही जैसे आपने जुडिशरी का एग्ज़ाम्पल दिया। अंबर जी, ये कभी नहीं जीत रहे। मैं बता रहा हूं आपको। 2014 को इसीलिए मैं इस देश में पॉलिटिकल रिजिम चेंज नहीं बोलता हूं, मैं उसे कल्चरल रिवॉल्यूशन बोलता हूं, सांस्कृतिक क्रांति बोलता हूं 2014 में। और ये जो जेन जी वर्ड आया है ना नया, 2014 में हमारे यहाँ जेन ए से लेके जेन जेड ने ये क्रांति की। बिल्कुल। तो ये काम हम कर चुके हैं। और एक चीज मैं बताऊं बड़ी मजबूती से, भारत में मुस्लिम वोट बैंक को अपीज करके इस देश की सत्ता इंश्योर करना, इस मिथक को 2014 से 2019, 2019 से 2024 लगातार तोड़ दिया गया है। कहां जीत रहे हैं? ये जीत नहीं रहे, इनकी लगातार हार हो रही है। 2014 में जब रिजीम चेंज हुआ तो कांग्रेस और कांग्रेस इकोसिस्टम को लगा कि हाँ, बहुत देखे हैं ऐसे यार, 5 साल के बाद ये सारा भूत उतर जाएगा। 19 में जब रिपीट हुआ और बड़े मैंडेट के साथ रिपीट हुआ, तब इन्हें लगा कि अरे, और इसी के साथ इनके मास्टर्स को भी लगा कि अरे ये क्या हो गया, ये तो कुछ गड़बड़ है भाई। जैसा ना दया, देख भाई कुछ गड़बड़ है। और तब इनकी नेगेटिव पॉलिटिक्स और बढ़ती गई, और आप तरह तरह के आंदोलन, तरह तरह की नकारात्मकता ये देखते आप चले आ रहे हैं। 2024 में लोग ताना दे रहे हैं 240, ठीक है साहब। अंबर जी, 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की लाश पर लड़े गए चुनाव के बाद आप मुझे बता दीजिए, 10 साल यूपीए 1, यूपीए 2, उससे पहले भी इनडायरेक्ट सत्ता, नरसिम्हा राव के समय भी सत्ता, कांग्रेस ने कब 240 सीट भी अकेले जीती है? कब जीती है? 1984 के चुनाव के बाद ही, जो कि एक मरी मृतात्मा के शरीर पर लड़ा गया था, उसके बाद से ही इस देश में कांग्रेस नकार दी गई थी, नकार दी गई थी। मैं नंबर्स पे कह रहा हूं, 240 कब जीता है 84 के बाद? आप मुझे बता दीजिए, कोई बता दे मुझे। लेकिन चूंकि इस देश के जो राष्ट्रवादी मूल्य थे, वहां एक बड़ा डिफेक्शन था। क्योंकि एक चीज मैं बताऊं, मैं लोहिया और जेपी को एक बात के लिए क्रेडिट देता हूं, सिर्फ एक ही बात के लिए। लोहिया जी केवल कागज पर लिखे गए, धरती पर जमीन पर उन्होंने उतारा तो मुलायम सिंह यादव उतर गए, लालू प्रसाद यादव उतर गए। यही इनके समाजवादी विरासत है। लेकिन मैं लोहिया को या समाजवादी चिंतन को एक बात का क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने एक बड़ी संख्या को वामपंथी होने के ठीक दरवाजे के बाहर रोक लिया। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ, उससे हमें हासिल क्या हुआ? उससे हमें हासिल चंद्रशेखर हुए, उससे हमें हासिल आईके गुजराल हुए, उससे उससे हमें हासिल देवगौड़ा हुए, जो जीवन के अंतिम वर्षों में अब उनको समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी इज अ गुड बॉय, और खड़गे जी चिल्ला बैठे उनके ऊपर। तो कांग्रेस को 1984 के बाद इस देश में नकार दिया गया था। उस कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है, कोई मुंह नहीं है। वो आईना देखे कि 240 पर वो नरेंद्र मोदी को ताने नहीं देख सकती। और उसके बाद का मैनेजमेंट देखिए, मैं आधा मिनट में, और जैसे ही 24 के इलेक्शन हुआ, बोला अरे नीतीश कुमार की एक बैसाखी हटी और नरेंद्र मोदी धड़ाम। बोले चंद्रबाबू नायडू किसी भी दिन ऐसा कर देंगे और वैसा हो जाएगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आज जिस तरीके का सॉफ्ट एक्सचेंज
नीतीश कुमार जैसे श्रूड और स्मार्ट पॉलिटिशियन के साथ भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है, ऐसा भी जरा लोग रिवर्स इंजीनियरिंग कर लें और भारत के राजनीतिक इतिहास में चले जाएं, कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार ने अपने जीवन के सफलतम मुख्यमंत्री, भारत के सफलतम मुख्यमंत्री के रूप में यह जान लिया कि उनके प्रदेश, जिसने बिहार ने अभी जातीय ताने बाने और तमाम नफरतों को तोड़ के राष्ट्र प्रथम की राजनीति और डबल इंजन कि भैया हमका भी विकास चाहिए, यूपी निकल गवा है 2027 से, हम न पीछे रहेंगे, उस जनता के आदेश को नीतीश कुमार ने स्वीकार किया और उन्हें अब पता कि राष्ट्र प्रथम की भावना से राजनीति कौन कर रहा है। सेम चंद्रबाबू नायडू के साथ है, वो जानते हैं कि उनकी स्टेट के लिए भला कौन कर सकता है, जब देश का भला होगा तो इनका भला होगा। लेकिन आप मुझे बताइए, ये पसंद राहुल गांधी को कैसे आएगा जो इसको राष्ट्र मानते ही नहीं, भारत को राज्यों का समूह मानते हैं? कैसे पसंद आएगा लेफ्ट को जो केरल में विदेश सचिव नियुक्त कर लेता है? आप बताइए। और आज विपक्ष के पास दरिद्रता देखिए विषयों की। वेस्ट बंगाल में जो ममता बनर्जी मां माटी मानुष इस जैसे भावनात्मक लड़ाके नारे को लेकर चुनाव लड़ती थी, आज उनके पास मां के 3 शब्द हैं, लेकिन मां माटी मानुष नहीं है। उनके पास है मछली, मुर्गा और मटन। आप भी हंसेंगी। वेस्ट बंगाल में वो ये कह रही हैं कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो वेस्ट बंगाल में मटन बिकना बंद हो जाएगा, मछली बिकना बंद हो जाएगी और मुर्गा बिकना बंद हो जाएगा। स्टालिन इससे पीछे नहीं है। वो कहते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई, आप सोचिए किसी भाजपा के समर्थक को भी ये कहने में थोड़ा सा संकोच होगा कि बीजेपी में हमारी सरकार आ रही है। नहीं आ रही है भाई, लेकिन स्टालिन क्या कह रहे हैं कि अगर एनडीए की सरकार आ गई तो तमिलनाडु का ये नाम बदल के दक्षिण प्रदेश रख देंगे। ये बताता है कि भय कितना ज्यादा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये कभी जीत नहीं रहे, कभी फ्रॉड, कभी असमंजस फैला के और आरक्षण खत्म कर देंगे और तमाम चीजें इस तरह का ये काम करके कंफ्यूजन कर सकते हैं और वीडियो लंबा हो जाएगा। यूपी और महाराष्ट्र ने इतना बड़ा डेंट क्यों दिया 240 पर, अगर रुकी तो सिर्फ यूपी की वजह से रुकी। ये जरा इंटरनल पॉलिटिक्स भी है, इस पर कभी और बात करेंगे क्योंकि बहुत सारी बात भी हो गई है। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि ये कामयाब हो जाते हैं, ये कतई कामयाब नहीं होते। ये 1984 के बाद से कभी कामयाब नहीं हुए हैं और 2014 में जब कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद तो इनकी कामयाबी बहुत पीछे की बात। जी बिल्कुल आपने सही कहा। और क्योंकि उसके नतीजा ये आता है देखने में कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भी सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है वो वोट चोरी कर रही है, फेयर नहीं कर रही है। लेकिन वो बात अलग है कि ये अपना पद का त्याग नहीं करते। अगर आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सही नहीं कर रही है तो आप अपने सभी सांसदों का त्याग पत्र दीजिए और आप वापस से प्रोसेस शुरू कीजिए। ये बड़ी अजीब सी बात है कि आप आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन एक सच्चा आंदोलन तो तभी होगा कि आप उस अपना पद त्यागे और कहेंगे भाई हमें विश्वास नहीं है और हमको लगता है कि हमारे साथ भी फेयर चुनाव नहीं हुआ है। तो आप अपनी सीट बचा के रखते हैं और जनता के बीच में आप ये क्रिएट करेंगे भाई चुनाव सही नहीं हो रहा है। तो ये कौन सा आंदोलन हो गया? फेयरनेस तो नजर नहीं आती ना, आप ही के उसमें मुद्दों में फेयरनेस नहीं है। आप कह रही हैं कि इस्तीफा दे दें। केरल में जाके बाबू कह रहे हैं कि बिल्कुल, बताइए हमारी सांसद मैं खा गए। जब से 2027 का चुनाव हुआ है और राहुल गांधी ने ये कहना शुरू किया है, मैं लगातार टीवी की हर डिबेट में बोलती हूँ कि सबसे पहले तो राहुल गांधी अपने सभी सांसदों के साथ त्याग पत्र दें, फिर उनकी बात को मैं मानूंगी कि हाँ चलिए शायद थोड़ी बहुत सच्चाई हो सकती है। लेकिन आप लगातार लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने बैठे हैं, आप हर सत्ता का वो सुख भोगते हैं, फिर भी कहते हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फेयर नहीं कर रही है। तो ये किस तरह का आंदोलन है? अगर आपके मुद्दे में इतनी सच्चाई है, आप वाकई में जनता को बताना चाहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कमीशन को अपने अंडर किया हुआ है, तो आप एकदम से त्याग पत्र दीजिए सभी सांसदों के साथ और बैठ जाइए आंदोलन पे। अरे ये बताइए, आप खुद, दीदी, माता जी तीनों को संसद में बैठा रखा है। खुद के लिए इतने उतावले थे कि 2 जगह से चुनाव लड़ गए। एक जगह से त्यागपत्र देके दीदी को अंदर भेज दिया। अभी केरल के विधानसभा चुनाव में कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने मेरी सांसदी खा ली थी। इतनी शिकायतें हैं उन्हें अपने पद से, और उसके बाद आप इतना क्रूर सुझाव दे रही हैं कि आप रिजाइन कर दो अपने सारे मेंबर्स के साथ। देखिए, यह परिवार इस देश पर और इस देश की सत्ता पर अपना जन्मना अधिकार मानता है। आडवाणी जी के समय में हमने एक जुमला सुना था कि पीएम इन वेटिंग। अरे भाई, बीजेपी में
पीएम इन वेटिंग हुआ करते होंगे, इनके यहाँ तो पीएम बाई बर्थ है। ये पैदा जिस दिन होते हैं उस दिन ही इनकी कुंडली में लिखा जाता है कि चूंकि आप 10 जनपद परिवार में पैदा हुए हैं तो आप इस देश के भावी प्रधानमंत्री हैं। आपका राहु केतु एक्स वाई जेड जितना भी होता है, मुझे ज्योतिष का ज्ञान है, वो सब ऊंचा है। इसीलिए मैं इस परिवार को भारत का लोकतांत्रिक राजवंश कहता हूं। जब नरेंद्र मोदी अयोध्या में ध्वजारोहण के बाद ये कहते हैं कि मैकाले से आजादी पाना, मैकालियन कल्चर से आजादी पाना, मैकालियन सिस्टम से आजादी पाना, वो हमारा परम लक्ष्य है, तो इसीलिए मैं सांस्कृतिक क्रांति कहता हूं 2014 को, कि हमने इस देश ने 2014 में वो कल्चरल रेवोल्यूशन करके, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अरे भाई मैं धुरंधर का डायलॉग नहीं बोल रहा हूं, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये कह के जिस दिन 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ वो कल्चरल रेवोल्यूशन था, और हमने इस देश के लोकतांत्रिक राजवंश का अंत किया। ये ऐतिहासिक है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, 240 के ताने को तो मैंने कही दिया, 1984 के बाद तुम्हारे पास मुंह नहीं है यार, छोड़ो। अब जो एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, जो बन रहा है, इसके लिए मैं 2 छोटे उदाहरण दूंगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 2024 की लोकसभा चुनाव में ठीक ठाक डेंट मिला था। यूपी के बाद सबसे बड़ा डेंट मिला महाराष्ट्र में, हालांकि केवल 2 लाख वोटों का अंतर था। तो ये कहीं ना कहीं संगठन की गलती थी कि वो अपने वोटर को अंतिम समय में 2 लाख लोगों को और ले गए होते तो वो मामला पूरा हो जाता। लेकिन उस डेंट के बाद जब विधानसभा चुनाव होता है तो क्या होता है, चलिए विधानसभा चुनाव छोड़ देते हैं, जब स्थानीय निकायों को चुनाव होते हैं उसका रिजल्ट क्या कहता है, जब शहरी निकायों को चुनाव होते हैं तो रिजल्ट क्या कहता है, और तो और जब बीएमसी का होता है तो रिजल्ट क्या कहता है। बीएमसी के बाद एक और ग्रामीण निकायों को चुनाव अभी हुए हैं बीएमसी के बाद, उसमें भी वही रिजल्ट। इसका अर्थ जानती हैं क्या है? इसका अर्थ यह है कि जनता अपने प्रदेश का विकास, अपनी तालुका, अपने गांव, अपने शहर, अपने मोहल्ले, अपने महानगर, सबका सड़क नाली खड़ंजा पुल पुलिया बिजली ये सब चाहता है। लेकिन ये सब वो राष्ट्र प्रथम की राजनीति करने वाली पार्टी के रैपर में चाहता है। यही वजह है कि बढ़ती हुई डबल इंजन सरकारों का नंबर आप देख लीजिए। 2017 में उत्तर प्रदेश ने जो दिखाया कि उसने 22 साल के बाद रिकॉर्ड तोड़ा कि नहीं साहब 2022 में फिर से एक पार्टी जीत के आती। बिहार जैसा जातियों के खाने खोमचे में बटा हुआ प्रदेश कहता है ना, हमको इस चलती हुई गाड़ी से नहीं उतरना। उड़ीसा एक पूरी लीगेसी को समाप्त करते हुए एक नई परंपरा में आ जाता है। मध्य प्रदेश कभी गलती हल्की सी कर लेता है लेकिन फिर कहता है नहीं। राजस्थान रोटी पलटने वाली चीज को अब धीरे धीरे बैलेंस कर रहा है। तो ये सारी चीजें ये बताती हैं कि राष्ट्र प्रथम की राजनीति ही इस देश के भविष्य में लिखा जा चुका है, और ये पैटर्न कांग्रेसी इकोसिस्टम ने बड़े अच्छे ढंग से समझ लिया है। वो जान रहे हैं कि 2029 के आगे का भविष्य भी उन्हें दिख रहा है। उन्हें तो प्रधानमंत्री भी आगे का टहलता हुआ इधर उधर दिख रहा है, रात के सपनों में उन्हें दिखाई दे रहा है। मैं वो सस्ते जुमले नहीं कहूंगा कि चाय वाले से परेशान हो भी तो गाय वाला आएगा। सवाल ये होता है कि इस देश में अफवाह फैलाने की राजनीति, इस पर विराम लगेगा। इस देश के सारे अकाउंटिंग हो रहे हैं। आप सोचिए, हम लोग सैलरीड आदमी अगर हैं, एक हमारा भाई एक छोटी सी दुकान करता है, वो भी एक छोटा सा नोटबुक रखता है, कितना लगाया, कितना पाया, कितना उधारी है, कितना। यार हमारे देश में हमको इसमें परेशानी है कि ऐसा यार क्यों हो रहा है, एनआरसी क्यों हो रहा है, महिला रिजर्वेशन आ रहे हैं, सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी, हमारे सांसद जी हमारी पहुंच में होंगे। अभी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 सांसद है, उतनी ही बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 सांसद होंगे, हमारे जनप्रतिनिधि और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये सारी चीजें देश को एक तरफ लेके जा रही हैं, दूसरी तरफ केवल नकारात्मकता है। इसलिए ये फ्रस्ट्रेशंस और बढ़ेंगे। और एक बात और रिपीट कर दूं, किसी भी तरह का वोट बैंक और उसकी राजनीति इस देश में न्यूट्रलाइज की जा चुकी है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण मुस्लिम वोट बैंक। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपने दिया है। और कहीं ना कहीं जो आपने शुरुआत में बात कही थी अवनीश जी के देश जो है वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ जा रहा है, मुझे लगता है कि ये बेहतर है, क्योंकि बहुत समय बहुत पैसा
हमारे देश का बच सकता है, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री है और हमारे देश में इस चीज के आधार पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां पर कुछ फॉल्ट लाइंस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। तो लॉन्ग रन में शांति, डेवलपमेंट हर लिहाज से अगर देखा जाए तो एक बेहतर हमारे देश के लिए हो सकता है। अमीर जी, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने इसको बहुत विस्तार से हमारे सामने रखा, और ऑफकोर्स दर्शक इस चीज का जो परिणाम हमें ग्राउंड पे नजर आ रहा है उसको बहुत बेहतर तरह से समझ पाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। हाँ।